हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई थिंक आप लोग बिल्कुल व्यस्त होंगे और आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? अपवर्तन। वैसे अपवर्तन का मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से दे दिया है, लेकिन एक बार अब फिर से हम लोग देख लेते हैं अपवर्तन क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो अपवर्तन के बारे में क्या चीज़ कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है ना। कभी इधर और कभी इधर चली जाती है। ये इसका प्रारंभिक पथ था, कभी इधर चली जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये तो अपवर्तन की बात रही। अब उसके बाद हम लोग सोचते हैं जरा सा एक और भी बातें समझने के लिए रिफ्रैक्शन में, अपवर्तन में और बहुत सारी बातों को समझने के लिए हम लोग कुछ और भी देखते हैं। आज क्या स्टडी करते हैं? कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है ना। उन एक्टिविटी में क्या परफॉर्म करेंगे हम लोग? जरा सा एक आयताकार कांच के गुटके के कारण, ठीक है ना, एक आयताकार कांच के गुटके के कारण हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। एक कांच का गुटका होगा आयताकार, आप इसको भी आयताकार समझ सकते हैं। ये आयताकार है बेटा, एक साइड, दो साइड, तीन, चार, ये आयताकार साइड है, मान सकते हैं, ठीक है ना। और एक कांच का गुटका है। हम लोग इस पर प्रकाश डालेंगे और प्रकाश जब इससे बाहर निकलेगा हम लोग इससे अपवर्तन देखेंगे आज प्रकाश का, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले एक लकड़ी की जो है बोर्ड ले लेते हैं। अब लकड़ी की बोर्ड कह लीजिए, चाहे अपना मेज ले लीजिए, ऐसे ये मेज है बेटा, ठीक है ना। तो एक लकड़ी का बोर्ड या मेज ले लेते हैं, ये मेज है। इस पर सफ़ेद कलर की कागज़ लगा देते हैं। फिर कागज़ लगाने के बाद फिर इसके ऊपर ऐसे ग्लास स्लैब को ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, मेज को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब आप समझने की थोड़ा सा डीपली कोशिश करिएगा। कैसे? आप मानते हैं कि ये एक बोर्ड है लकड़ी का, ठीक है ना, और जो व्हाइट बोर्ड है मेरा, मैंने माना है कि मैंने इस पर सफ़ेद कलर का क्या चिपका दिया है? कागज़ चिपका दिया है। और कागज़ चिपकाने के बाद फिर हमने क्या कर दिया? इस पर ये ग्लास स्लैब रख दिया है। ये देख लीजिए, ये मेरा ग्लास स्लैब है, कांच का गुटका है, मैंने रख दिया है इसको, ठीक है ना। अब इसको रखने के बाद क्या करते हैं बेटा कि एक शार्प नुकीला पेंसिल लेकर के ऐसे जो है चारों तरफ से ऐसे क्या कर देते हैं, ये ऐसे ए रखने के बाद ऐसे 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 पेंसिल से बाउंड्री बना देते हैं। बाउंड्री ABCD। बाउंड्री बना देने का मतलब क्या है कि अगर हमारा दाएं बाएं होगा स्लैब तो हम उसको सही पोजीशन पर ले आएंगे। फिर क्या करते हैं बेटा? अब एक काम करते हैं, आप ग्लास स्लैब के ऊपरी सिरे जो AB वाला जो फलक है उसके ऊपर आप एक काम करें, एक पिन जो है ऐसे धंसा दे, एक पिन ऐसे, ये एक पिन मैंने धंसा दिया है पॉइंट किस पर बेटा? P पर। और एक दूसरी पिन ले, उसको भी धंसा दे पॉइंट किस पर? Q पर। यानी आपने किया क्या चीज बेटा? आपने दो पिन ऐसे धंसा दिए, P और किस पर? Q पर। और ऐसा धंसाइएगा कि इनके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर से कम ना हो, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा भले हो जाए। अब दोनों पिन को धंसा दिया आपने। सर आप क्या करें? इन पिनों को धंसाने के बाद आप यहाँ अपनी आँख लगाएं, ग्लास स्लैब का जो CD वाला हिस्सा है उसके नीचे। और जब आप अपनी आंख लगाएंगे यहाँ पर, फिर आप देखें किसको? इस P एंड किसको? Q को, इसी ग्लास स्लैब के नीचे से। और देखने के बाद अपनी आंख को ऐसा सेट करिएगा कि जब दोनों पिन एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, ऐसा आमने सामने आए कि एक के कारण फिर दूसरा ना दिखाई दे। जैसे हम नीली वाली कलम को देख सके, काली वाली कलम को क्या ना कर सके, ना देख सके, ऐसे दूर से, ठीक है ना। ऐसा आप करेंगे कि दोनों एक सीध में दिखाई दें, ठीक है ना। अब जब दोनों एक सीध में दिखाई दिए तो यहीं से मैं देख रहा हूँ, ऐसे आंख लगा करके दोनों एक सीध में दिखाई दे रहे हैं। और जब दोनों एक सीध में दिखाई दे रहे हैं तो हम करेंगे क्या? उसी सीध में दो और पिन लगा देंगे, R और किसको बेटा? S को। दो और पिन लगा देंगे और ऐसा लगा देंगे कि अब हमको P, Q, R और S यानी चारों पिन एक सीध में दिखाई दे। P, Q, R और क्या? S, चारों पिन क्या सीध में दिखाई दे? X, एक सीध में दिखाई दे, ठीक है ना। यानी हमको PQ तो एक सीध में दिख ही रहा था, अब हम उसी सीध में R और S को भी लगा देंगे। P, Q, R और S। अब हमको केवल एक दिखाई देगा, S आगे वाला, यानी चारों एक सीध में हो गए। लगा दिया मैंने चारों पिनों को। अब उसके बाद फिर अब हम क्या करते हैं बेटा? अब उसके बाद जो हम क्या करेंगे, एक एक करके मैं एक एक करके पिन को हटाऊंगा। P पिन को ऐसे उखाड़ लूंगा, ऐसे उखाड़ लूंगा। उसके बाद उखाड़ने के बाद क्या कर दूंगा? ऐसे गोल सा बना दूंगा P पर, ठीक है, जहां पिन गाड़ा था। फिर मैंने Q को उखाड़ लेना है, फिर उस पर भी ऐसे गोल से बना देना है। फिर मैंने R को भी उखाड़ लेना है, उस पर भी गोल से बना देना है। फिर मैंने S को भी उखाड़ लेना है, उस पर भी गोल से क्या कर देना है? बना देना है। फिर क्या करना है? फिर हम P और Q को एक लाइन से मिला देते हैं, ठीक है ना। अब आप जानते हैं एक चीज और आपसे, जब आप कह रहे थे ना यहाँ पर आंख लगा करके आप P और Q को देख रहे थे ना, असल में आप PQ को नहीं देख रहे थे, P और Q के प्रतिबिंब को देख रहे थे। समझ सके इस चीज को?
तो अब एक काम करते हैं कि P और Q को लाइन से मिला देते हैं, और जब P और Q को मिलाते हैं तो वो जो लाइन है वो AB वाले फलक को, AB वाली बाउंड्री को ऊपर काट दे रहा है, यहाँ पर काट दे रहा है। फिर हम क्या करते हैं, R और S को भी एक लाइन से मिला देते हैं। जब मिला देते हैं बेटा तो वो O डैश पर काट रहा है, C और किसको बेटा, D को। फिर क्या करते हैं, O से किसको मिला देते हैं, O डैश को मिला देते हैं, मिला दिया O से O डैश को। अब फिर हम क्या करते हैं बेटा, उसके बाद एक काम हम और करते हैं। अब एक काम क्या करेंगे सर, हम एक काम करेंगे कि हम इस O पर एक अभिलंब खींच देंगे, क्या, NN डैश, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द AB सरफेस, ऐसे NN डैश, और O डैश पर भी एक क्या खींच देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं, यानी CD के कैसे, परपेंडिकुलर। ये काम हमने कर दिया। अब हम क्या चीज करते हैं बेटा, एक काम करते हैं कि हम इस PO को, इस P से लेकर O तक की लाइन को जरा फॉरवर्ड कर देते हैं आगे तक, यानी कहां तक, OT तक लेकर जाते हैं, ठीक है ना। एक काम ये भी कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम इन चार कोणों को माप लेते हैं, एंगल PON को, एंगल PON को मेजर कर लेते हैं, एंगल N डैश OO डैश को, एंगल N डैश OO डैश, ये R1 जिसको हम कह रहे हैं, इसको मेजर कर लेते हैं, एंगल OO डैश M को, एंगल OO डैश M कहाँ, OO डैश M को, यानी R2 को मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। OO डैश M कहाँ है, OO डैश M कहाँ है, OO डैश M कहाँ है, OO डैश M, ये I2 है बेटा, I2 को मेजर कर लेते हैं। और किसको मेजर कर लेते हैं, एंगल M डैश O डैश S को, M डैश O डैश और किसको, S को मेजर कर लेते हैं, यानी ये हमारा कौन है बेटा, R2 को मेजर कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या चीज़ कहते हैं कि अब इन सब को करने के बाद हम कुछ डिस्कशन करें, इन दोनों का मैं कुछ रिजल्ट निकालूं, कुछ कंक्लूजन निकालूं। उससे पहले कुछ और बातें हैं जो आपसे करनी जरूरी है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को समझना बहुत क्या है बेटा, जरूरी है। कौन सी शब्दावलियां हैं, सबसे पहले कि आपतित किरण क्या है। वो शब्दावलियां प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, जिनका मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। वो क्या है समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बताता हूं बेटा, सबसे पहले एक वर्ड है इन आपतित किरण, ठीक है ना, उसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या है आपतित किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम की ओर, ठीक है ना, आती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम की ओर आती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे देख लें, ये प्रकाश किरण जो PQ है वो इस ग्लास स्लैब की ओर आ रही है। ग्लास स्लैब एक दूसरा माध्यम है, ऊपर तो हवा है बेटा, यहाँ पर कांच है। तो जब ये प्रकाश किरण एक दूसरे माध्यम की ओर आ रही है, इस ग्लास स्लैब की ओर आ रही है, तो ये आपकी कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई, ठीक है ना। उसके बाद अगला है बेटा आपतन बिंदु। क्या है आपतन बिंदु, कहते हैं उस बिंदु को जिस पर, उस बिंदु O को जिस पर प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम से टकरा जाती है। ये जो प्रकाश किरण है इस दूसरे माध्यम कांच से बिंदु किस पर टकरा जा रही है, O पर, इस बिंदु को आपतन क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं बेटा कि अभिलंब क्या है, नॉर्मल क्या चीज है, ठीक है ना। उस लंब को जो दूसरे माध्यम की सतह के आपतन बिंदु पर क्या होती है, आती है, ठीक है ना। या फिर उस लंब को, ठीक है, वह खींचा गया लंब जो आपतन बिंदु पर, किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर दोनों माध्यमों के विलगन पृष्ठ पर खींचा गया क्या, लंब, क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर खींचा गया जो क्या है, ये लंब है, उसे क्या कहते हैं बेटा, अभिलंब है। आपतन बिंदु पर दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ AB पर खींचा गया लंब क्या है, अभिलंब है। सेम वैसे MM डैश भी अभिलंब है। आपतन बिंदु O डैश हो जाएगा, दोनों माध्यमों के किस पर, सीमा पृष्ठ पर खींचा गया लंब अभिलंब है, ठीक है ना, नॉर्मल। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद अगला आता है क्या चीज बेटा, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, कहते हैं अपवर्तित। अब पहले ध्यान दीजिएगा क्या चीज, एक चीज और, अब जरा सा इसमें हम एक चीज भूल गए, क्या चीज बेटा, रिफ्रैक्टेड रे, पहले रिफ्रैक्टेड रे। अपवर्तित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, ठीक है ना, कहते हैं उस प्रकाश किरण को जो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए विचलित हो गई, ठीक है ना, उस प्रकाश किरण को जो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो गई उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश किरण है, इसका प्रारंभिक मार्ग ये था, ये विचलित हो गई, इससे इधर आ गई अथवा इधर चली गई, उसे ही अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना, रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर वो O कौन है, डैश है, ठीक है। अब उसके बाद अगली चर्चा आपसे क्या चीज कहते हैं इसके बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। क्या चीज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, कहते हैं अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद फिर आपसे क्या चीज कहते हैं कि
हम लोग लेकिन एक शब्द और अभी पढ़ेंगे, क्या? एक है इमर्जेंट रे। कौन सी रे बेटा? इमर्जेंट रे। निर्गत किरण क्या है? ठीक है ना, निर्गत किरण क्या है? निर्गत किरण, ये जो बाहर निकल गई है वो निर्गत किरण है। यानी इसके बारे में क्या कहेंगे? वह प्रकाश किरण, वह प्रकाश किरण वह प्रकाश किरण जो इस दूसरे माध्यम से मूल माध्यम में वापस आ जाए। देखिए, हवा थी, हवा से कांच गई, कांच से फिर से किसमें आ गई? एयर में आ गई ना, यानी मूल माध्यम में आ गई ना। तो वह प्रकाश किरण जो किसी अन्य माध्यम से पुनः मूल माध्यम में बाहर निकल जाए, हवा से चली थी, कांच से होती हुई फिर से हवा में चली गई, ये आपकी कौन सी किरण है बेटा? निर्गत किरण है। ठीक है ना। और इस निर्गत किरण, देखो एयर से चली थी, कांच में गई, फिर से एयर में आ गई, तो इसी को निर्गत किरण बोलते हैं। चाहे बीच में 1000 माध्यमों से जाए, लेकिन बाहर निकली तो फिर से हवा में, ये निर्गत किरण है। जिस अगर नाली से चली होती और नाली में निकलती तब भी निर्गत किरण, जिस माध्यम से चले उसी माध्यम में बाहर निकले। ठीक है, दैट इज इमर्जेंट रे। ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपसे कि मैं और कहूंगा क्या कि ये कोण, निर्गत किरण और जो है अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? निर्गत कोण। ठीक है ना। R2 बराबर इसको E से दिखाते हैं। ठीक है ना, E से दिखाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको E से इमर्जेंस एंगल लिखे हैं। और ये आपतन कोण है, इसको I से दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद हम आपसे और क्या चीज कहना चाहते हैं, कुछ और भी कहना चाहते हैं कि अगर हम मान लें कि अपवर्तन की क्रिया, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन केवल AB सरफेस पर हुआ है, केवल AB सरफेस पर हुआ है, तो PO हमारे आपतित किरण है और OO डैश हमारा कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। I1 हमारा आपतन कोण है और R1 अपवर्तन कोण है। अगर हम माने कि अपवर्तन केवल हमारा CD पर हुआ है, केवल इस सतह पर हुआ है, तो फिर OO डैश आपतित किरण है और O डैश S कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण होगी बेटा मात्र। और I2 जो है आपतन कोण होगा और R2 कौन सा कोण होगा? अपवर्तन कोण। अगर CD पर मान लेते हैं तो, ठीक है ना, केवल अपवर्तन CD पर मान ले तो। अब उसके बाद आपसे की और कहना है, अगर हम लोग इस I1 को मेजर करें, मतलब स्मॉल I को, ठीक है ना, और अगर हम लोग इस R2 को मेजर करें यानी स्मॉल E को, तो ये दोनों मान में इक्वल आएंगे। यानी कौन कौन? I1 बराबर किसके आएगा? R2 आएगा। पक्की बात है, I1 बराबर क्या आएगा? R2 आएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस के आएगा, I इज इक्वल टू E के आएगा। अपने आप मेजर करेंगे तो पक्की बात है इक्वल आएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद सर अच्छा इक्वल आएगा? हाँ, मेजर करने पर तो पता लग ही जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल पता लग जाएगा। एक चीज आपसे और कहते हैं, क्या चीज? कि प्रूफ भी मैं कर दूंगा I इज इक्वल टू E के इक्वल होता है, समय आने दीजिए, प्रूफ भी कर दूंगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आप, मुझे भी याद रहेगा। लेकिन आपको बात और बता दें, अगर I इज इक्वल टू E होता है तो मैं आपको बता दूं, ये किरण, ये जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है, ये निर्गत किरण के समांतर हो जाएगी। निर्गत किरण के कैसे हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर। सर हम कैसे मान लें आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होगी? अगर I बराबर क्या होगा? E होगा, तो ये आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होगी। कैसे? आपको प्रूफ करके दिखा दूं। ये देखिए, आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं कि कैसे आपतित किरण निर्गत किरण की क्या होगी? समांतर होगी। ये देख ले और ये देख ले। ठीक है ना, ये दोनों आप देख लीजिए। उसके बाद आपसे क्या चीज़ कहता हूं, समझने की कोशिश करिएगा कि ये देख लीजिए, आपको दिखा देता हूं कि ये प्रकाश किरण I है। ठीक है ना, ये I, ये R, ये भी R, एकांतर कोण, ये तो अभिलंब है सब। और फिर ये क्या है? निर्गत कोण है। इसको पीछे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें। अब ये बात 100% श्योर है कि, ध्यान दीजिएगा, ये बात 100% श्योर है कि अगर ये I है तो ये भी कौन होगा? I ही होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, ये I तो ये भी I ही होगा। और ये अगर E तो ये भी क्या होगा? E ही होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब चूंकि I बराबर E है और I बराबर E है, तो अगर इसमें से इस पूरे I में से अगर इस R को क्या कर दें? माइनस कर दें, और इस पूरे E में से अगर इस R को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो R बराबर आ रही है, I बराबर E था, दोनों में बराबर बराबर घटा दिए, तो I माइनस R मतलब ये वाला एंगल। ठीक है ना, ठीक है ना। और ये टोटल E था, R घटा दो यानी E माइनस R मतलब ये वाला एंगल। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल हो गया, तो फिर ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल हो गया, तो हमें कहना पड़ेगा कि ये और ये कौन से कोण है? ये दोनों एकांतर कोण है। अगर एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये है बेटा क्या? ये I माइनस R है, और ये कौन है? E माइनस R। अगर ये I माइनस R अगर इस E माइनस R के अगर इक्वल हो गया और ये तिर्यक रेखा ही है, तो हमें कहना पड़ेगा ये किरण इस किरण के समांतर है, यानी आपतित किरण इस निर्गत किरण के क्या है बेटा? समांतर है। ठीक,
चलिए अगली चर्चा आपसे कुछ निष्कर्ष है, कुछ कंक्लूजन्स हैं, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन, कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ निष्कर्ष हैं जो हमें देखना होगा, जो हम इस ग्लास स्लैब से, इस कांच के गुटके से जो है अपवर्तन के कारण देख पा रहे हैं। कुछ निष्कर्ष हैं जो इस कांच के गुटके से हम अपवर्तन के कारण क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। वो निष्कर्ष क्या है आप समझने की कोशिश करिएगा। वो निष्कर्ष ये है कि जब कोई प्रकाश किरण, आप देख लें PO, ये जो प्रकाश किरण PO है, जब हवा में एक एक विरल माध्यम, रेयर मतलब विरल माध्यम में, जब ये प्रकाश किरण PO एक हवा जैसे विरल अत्यंत सरल माध्यम में क्या करती है, ट्रैवल करती है, और अगर मान लें कि ये ग्लास स्लैब ना होता, ये ABCD रखा ही ना होता, तो ये प्रकाश किरण ऐसे PO डायरेक्ट कहाँ तक चली जाती, OT तक चली जाती। डायरेक्ट कहाँ तक चली जाती बेटा, OT तक, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो। लेकिन हम आपसे क्या कहेंगे कि ये ग्लास स्लैब रखा है, और जब ग्लास स्लैब रखा था तो हुआ क्या, ये प्रकाश किरण इधर झुक गई, इधर झुक गई, किस दिशा में, OO डैश की दिशा में, OO डैश की दिशा में झुक गई, यानी अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है ना। जब प्रकाश किरण हवा से ग्लास स्लैब कांच में जा रही थी, कांच का मतलब डेंसर सघन माध्यम में जा रही थी, तो झुक गई, ठीक है ना, यानी विचलित हो गई प्रकाश किरण, और विचलित होकर इधर चली आई OO डैश के डायरेक्शन में, ठीक है ना। यानी अब आपसे क्या चीज कहेंगे, अगर आप देखें तो ये जो हमारा इंसिडेंस एंगल है, आपतन कोण है I1, ये बड़ा है बेटा किससे, इस अपवर्तन कोण किससे, R1 से, ये कोण बड़ा है, यानी ये आपतन कोण इस R1 से बड़ा है। यानी क्या कहे, जब प्रकाश किरण हमारी कर क्या रही है, निष्कर्ष जो निकल रहा है वो निकल कर क्या जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी एक विरल हवा जैसे विरल माध्यम से, किस माध्यम में जाती है, कांच जैसे सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाने का मतलब कि आपतन कोण का मान ज्यादा होता है और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, कम होता है। एक निष्कर्ष तो ये था। अब दूसरा निष्कर्ष क्या चीज कहते हैं, ठीक है ना, अब क्या चीज कहते हैं दूसरा निष्कर्ष, कि अगर ये मान लें कि ये जो प्रकाश किरण OO डैश है, ये जो प्रकाश किरण OO डैश है, यही आपतित किरण है, ठीक है ना, यही कौन सी किरण है, आपतित किरण है। लेकिन इस बार ये आपतित किरण कांच जैसे कैसे माध्यम में है, सघन माध्यम में है, ठीक है ना। मैं बता दूं, जब ये प्रकाश किरण निर्गत होती है, वो भी हवा जैसे कैसे माध्यम में, विरल माध्यम में निर्गत होती है, तो उसकी दिशा O'(S) हो जाती है, यानी अभिलंब से दूर हो जाती है। यानी जब प्रकाश किरण सघन कांच जैसे सघन माध्यम से हवा जैसे विरल माध्यम में, यानी सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना। अभिलंब से दूर हट जा रही, इस बात को अगर देखें हम लोग, तो ये आपतन कोण जो I2 था वो कम था किस माध्यम में, सघन माध्यम में आपतन कोण I2 कम था, और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R2 ज्यादा है। यानी जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश किरण प्रकाशिक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से हट जाती है, ठीक है ना, यानी कि जो अपवर्तन हुआ उसमें। अब उसके बाद एक चीज़ ये हुआ कि ये जो आपतन कोण है वो कम है और अपवर्तन कोण क्या है, ज़्यादा है। अब आपसे तीसरा निष्कर्ष क्या चीज़ कहते हैं बेटा, क्या चीज़ कहते हैं तीसरा निष्कर्ष, अगर हम कल्पना करें कि प्रकाश किरण इसी अभिलंब पर आया है, इसी अभिलंब पर प्रकाश किरण आया है NN डैश या MM डैश, मैं आपको बताऊं जब इस पर ही आएगा तो सच तो ये है कि आपतित किरण PO इधर नहीं बल्कि इसी पर होगी, तो ये कोण बनेगा ही नहीं I1। जब बनेगा ही नहीं कोण, तो यानी आपतन कोण 0 होगा। मैं आपको बता दूं तब कोई विचलन नहीं होगा, प्रकाश किरण चुपचाप सीधे निकल जाएगी, यानी तब अपवर्तन कोण भी कितना होगा, 0 ही होगा। यानी हम क्या कहते हैं कि जब प्रकाश किरण अभिलंबवत आती है, जब प्रकाश किरण दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अभिलंबवत आती है, तो बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का ही मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब आपको बता दूं, इसी दौरान हम आपको एक हेडिंग और पढ़ाना चाहेंगे, वो हेडिंग है बेटा क्या, पार्श्वीय विस्थापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में इसी का नाम पार्श्वीय क्या है बेटा, विस्थापन है। बहुत स्पष्ट रूप से आपको ये पार्श्वीय विस्थापन समझ में आएगा। क्या चीज, देखिए जब प्रकाश किरण PO आया है, सच कहूं तो इसको सीधे निकल जाना था OT डायरेक्शन में, लेकिन कांच के टुकड़े से होने के कारण, इस कांच के टुकड़े, इस आयताकार कांच के टुकड़े से अपवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण पीछे भाग आई है, ठीक है ना, विस्थापित हो गई है। अगर ये गुटका ना होता तो प्रकाश किरण OT ऐसे निकल जाता, लेकिन गुटका होने के कारण या गुटके से प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण ये जो प्रकाश किरण PO था ये पीछे भाग आया और पीछे भाग करके OS दिशा में निकल रहा है। यानी विस्थापन हो गई प्रकाश किरण में, आपतित किरण में जो पीछे की ओर विस्थापन हो गया कितना, O'(L) जो पीछे भाग गई प्रकाश किरण। यानी जब निर्गत प्रकाश की किरण के पथ में, जब निर्गत
निर्गत प्रकाश किरण का जो पथ है वो क्या है, गुटके से कहाँ आने पर, बाहर आने पर पीछे विस्थापित हो जाता है। इसी घटना को पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं कि जब कोई आपतित प्रकाश किरण कांच के गुटके के कारण, कांच के इसके कारण, गुटके के कारण आपतित प्रकाश किरण के मार्ग में, आपतित प्रकाश किरण के मार्ग में कांच के गुटके से अपवर्तन के कारण क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है पीछे की ओर। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन कहते हैं। कहते हैं क्या, वो लंबवत विस्थापन, क्या कहते हैं, आपतित किरण के मार्ग में, आपतित किरण के मार्ग में, आपतित किरण के मार्ग में कांच के गुटके के कारण लंबवत विस्थापन जो है पीछे ओ डैश एल, इसी को पार्श्वीय क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं कि प्रकाश किरण, ठीक है ना, या आपतित किरण, आपतित किरण के मार्ग में कांच के गुटके से अपवर्तन के कारण निर्गत होते समय जो पीछे की ओर विस्थापन है उसे क्या कहते हैं, पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण के कांच के गुटके से गुजरती है तो बाहर निकलने पर, निर्गत होने पर आपतित किरण के मार्ग में जो विस्थापन, लंबवत विस्थापन होता है उसे पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। ये ओ डैश एल है। मैं आपको बता दूं इसके बारे में क्या चीज, ये पाया गया है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस आपतन कोण I1 का मान बढ़ाते हैं तो ये विस्थापन और बढ़ जाता है, ये और बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। या अगर आप गुटके की मोटाई को बढ़ाते हैं तो भी बढ़ जाता है ये चीज। या फिर अगर आप एक काम और करते हैं, इस कांच के गुटके की सघनता बढ़ाते हैं तो भी ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ये पार्श्वीय विस्थापन बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।